दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अपने बूढ़े कपाते हाथों से जब उसने कफन उठाकर देखा तो जोर जोर से रोने लगी। उसके सामने उसके पति की लाश रखी हुई थी। खेत में मजदूरी कर रहे उसके पति को बिजली का करंट लग जाने के कारण खेत में ही वो तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा बैठा था। हे भगवान, ये तूने हम गरीबों के साथ कैसा अन्याय किया है। तुझे हमारी तकलीफ दिखाई नहीं देती है क्या, जो तूने ऊपर से इतना बड़ा दुख भी दे दिया। अब मैं अपनी बेटी को अकेले कैसे पालूंगी। टूनी चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था और सहारे के नाम पर टूनी चिड़िया के पास एक गाय थी जिसका नाम गायू था। टूनी चिड़िया गायू का दूध बेचकर अपना और अपनी बेटी टुनटुनी का गुजारा किसी तरह से चला पा रही थी। एक दिन टूनी चिड़िया के पास साहूकार का वसूली भाई आया। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 8 into 8 + 10 कितने होते हैं। अरे टोनी, तेरे पति ने साहूकार से कर्जा लिया था, तेरा पति नहीं रहा तो अब साहूकार का कर्जा तू नहीं चुकाएगी क्या? कर्जा? कौन सा कर्जा? मुझे तो कर्जे के बारे में कुछ भी नहीं पता। पता कैसे चलेगा? पैसे जो देने पड़ेंगे। तेरे पति ने ये घर बनवाने के लिए 2000 रुपए लिए थे। लेकिन मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं हैं। साहूकार जी से कहना कि थोड़े दिन और रुक जाएं, मैं धीरे धीरे करके उनका कर्जा चुका दूंगी। टूनी के कहने पर वसूली भाई वहाँ से चला गया। टूनी के पास रहने के लिए एक कमरे का पक्का मकान था जिसमें वो अपनी बेटी के साथ रहती थी। धीरे धीरे 1 महीना और गुजर गया। जनवरी का महीना आ चुका था। दिन रात बर्फीली हवा चल रही थी। एक दिन साहूकार कड़कनाथ सेठ खुद टूनी चिड़िया के घर आ धमका। अरे टूनी, 1 महीना और गुजर गया लेकिन तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। तुम लोगों के साथ नरमी क्या दिखा दी तो तुम लोग सर पर चढ़ जाते हो। ला मेरे पैसे निकाल, पूरे 2000 रुपए। बेचारी टूनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के आगे हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी। मालिक, आप तो जानते ही हैं कि पति के जाने के बाद बेटी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। दूध बेचकर भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। सर्दियां गुजर जाने दो मालिक, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगी। क्यों, सर्दियां बीत जाने के बाद तेरी लॉटरी लग जाएगी क्या? मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो तुझे अपना ये घर छोड़ना पड़ेगा। टूनी के लाख कहने पर भी कड़कनाथ सेठ नहीं माना। कड़कनाथ सेठ पर तो टूनी की बातों का जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने अपने गुंडों से कहकर टूनी के घर से उसका सारा सामान बाहर फेंकवा दिया और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ सड़क पर आ गई। टूनी चिड़िया बहुत रो रही थी। माँ को रोता देखकर उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया बोली, माँ, उस सेठ ने हमसे हमारा घर छीन लिया तो क्या हुआ? हम लोग मिलकर अपना नया घर बनाएंगे। टुनटुनी बेटा, अपना घर बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। माँ, हमें पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम सब मिलकर फूस और बांस से अपना घर बना लेंगे। ठीक है टुनटुनी बेटा, अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया मिलकर पूरे जंगल में घूम घूम कर फूस और बांस इकट्ठा करने लगते हैं। जब उनके पास काफी सारे फूस, टूटे पास टूटी फूटी लकड़ियाँ इकट्ठा हो गई तो नदी किनारे उन्होंने अपने लिए घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर की मेहनत के बाद उनका फूस का घर तैयार हो गया था। दोनों उस घर में रहने के लिए चले गए और अपनी गाय गायू को अपनी फूस की टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बांध दिया। रात में खाना खाकर जब दोनों सोने लगी तो उन्हें बहुत तेज ठंड लगनी शुरू हो गई। माँ, हमारी झोपड़ी में तो बहुत ज्यादा ठंड है। बाहर की ठंडी हवा झोपड़ी के अंदर ही आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड के मारे मेरी जान ही चली जाएगी। दरअसल फूस की झोपड़ी होने के कारण झोपड़ी में जगह जगह पर छेद थे जिससे होकर बर्फीली हवा झोपड़ी के अंदर आ रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया ने टूनी से कहा, माँ, बस आज रात की बात है, कल इस ठंड का भी कुछ इंतजाम करेंगी। किसी तरह से दोनों ने रात गुजारी। अगली सुबह, माँ, हमारी गाय जो गोबर देती है ना, वो हमारे बड़े काम का है। उस गोबर से हम अपनी फूस की झोपड़ी को चारों तरफ से ढक देंगे और हम अपने घर को गोबर का घर बना देंगे जिससे बर्फीली हवा हमारे घर के अंदर नहीं आएगी।
अब टुनटुनी चिड़िया ने अपनी गाय की गोबर को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने गोबर में थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा पानी मिलाकर उसका गाढ़ा घोल तैयार कर लिया और अपने नन्हे हाथों से अपने फूस के गोबर से बना लेप लगाने लगी। टुनटुनी चिड़िया के इस काम में टूनी चिड़िया भी उसकी मदद करने लगी। शाम तक उन दोनों ने लेप लगाकर घर तैयार कर लिया था और इस तरह टूनी चिड़िया का गोबर का घर बनकर तैयार था। वो दोनों अपने गोबर के घर को देखकर बहुत खुश थे। बेटा, गोबर का लेप लगाने के बाद अब हमारा घर कितना गर्म हो गया है ना। अब घर के अंदर ठंडी हवा भी नहीं आ रही। ये सब तेरे दिमाग का कमाल है। नहीं माँ, ये सब हमारी गायों के कारण हो सका है। अगर गायों हमारे साथ नहीं होती तो शायद मैं गोबर का घर बनाने के बारे में नहीं सोच पाती। गायों के गोबर के कारण ही हम सब गोबर के घर में रह रहे हैं। हाँ टुनटुनी बेटा, हमारा गोबर का घर पूरे जंगल में सबसे अलग है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिस गोबर से उपले बनाते हैं उसी गोबर से हम घर भी बना सकते हैं, और वो भी बिना पैसे खर्च किए। धीरे धीरे टूनी चिड़िया के गोबर के घर की चर्चा पूरे जंगल में होने लगी। इस तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन उस घर में बिताने लगती है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और एक बेटी लूसी कबूतरी के साथ एक गांव में रहती थी। टुनटुनी का पति मजदूरी का काम किया करता था। वो लोग बहुत ही गरीबी की हालत में रहते थे। बहुत मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिल पाता था। बंटी की माँ भी काफी बूढ़ी और बीमार थी। उनकी जिंदगी इसी तरह चल रही थी कि अचानक एक दिन बंटी कबूतर को काफी तेज बुखार आता है और सही इलाज न मिल पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। टुनटुनी के पति का एक छोटा भाई कालू कौवा भी था, जो बहुत चालाक किस्म का कौवा था। भाई की मृत्यु के बाद वो थोड़े दिन उसके परिवार और माँ की सेवा का नाटक करता है। कालू अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, भाई की तो अब मृत्यु हो चुकी है। भाभी तो जाकर खेतों में काम करेंगी नहीं, सो मुझे ही सब देखना पड़ेगा। इन कागजों पर अंगूठा लगा दो। बाकी भाभी और बच्चों की चिंता मत करो, उनका सारा खर्च मैं उठा लूंगा। बूढ़ी माँ कालू की बातों में आकर अंगूठा लगा देती है, पर कालू बहुत मक्कार निकलता है। 2-4 दिनों में वो जमीन को औने पौने दाम में बेचकर गांव से फरार हो जाता है। कैसा कपूत पैदा किया मैंने, जो अपने ही घर को बर्बाद करके भाग गया। अब हम लोग क्या करेंगे। टुनटुनी चिड़िया पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो सोचने लगती है, मैंने तो आज तक कोई काम नहीं किया, कभी घर से बाहर नहीं निकली। अपनी बच्ची और अपनी बूढ़ी सास का कैसे ख्याल रखूंगी। भगवान ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया। घर का एकमात्र सहारा हमसे छीन लिया। कुछ दिन बीतने के बाद खाने पीने का जो थोड़ा बहुत सामान था वो सब खत्म हो गया। अब तो न घर में राशन था और न ही पैसे बचे थे। टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, जो भी पैसे जुड़े हुए थे वो सब खत्म हो गए हैं। कुछ दिन तो कट गए, पर अब आगे का कुछ सोचना पड़ेगा। अब बस केवल थोड़े से दाल और चावल ही बचे हैं। आज का ही खाना बन पाएगा। कल से मुझे कुछ काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत चिंतित हूँ कि तुम लोगों को अकेला छोड़कर मैं काम पर कैसे जाऊँ। बहू, तू चिंता बिल्कुल ना कर। तू तो भगवान की इतनी पूजा करती है, वो जरूर तेरी मदद करेंगे। अब अपनी बेटी और सास को खाना खिला देने के बाद केवल थोड़ा सा ही खाना उसके लिए बचा। टुनटुनी जैसे ही खाना खाने के लिए बैठी, तभी बाहर से आवाज आती है, क्या कोई इस घर पर है? इस भूखे तोते को भी खाना खिला दो। बूढ़े तोते की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया तुरंत बाहर आती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है। टुनटुनी ने अपने लिए जो थोड़े से दाल और चावल रखे थे वो उस बूढ़े तोते को देने के लिए प्लेट में डालकर ले आती है। ये जो थोड़ा बहुत खाना ही खा लो। मेरे पास आज केवल इतना ही भोजन है, आप इसे ग्रहण कर लें। बूढ़ा तोता खाना खाते खाते टुनटुनी से पूछने लगता है, क्या हुआ बेटी, उदास क्यों हो? टुनटुनी उस बूढ़े तोते को सारी कहानी बताते हुए कहती है, मेरे पति की मौत हो चुकी है और कमाई का कोई जरिया नहीं है। आज तो राशन भी खत्म हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपनी छोटी बच्ची और बूढ़ी सास को छोड़कर कैसे बाहर काम पर जाऊं, और यदि काम नहीं किया तो इनके लिए खाना कहां से लाऊंगी।
बूढ़ा तोता टुनटुनी की सारी बातें सुनकर उससे कहता है, तुमने ये जो दाल चावल बनाए थे इनमें बहुत ही स्वाद था। तुम्हारे हाथ में स्वाद है। घर के बाहर ही तुम दाल चावल का ठेला क्यों नहीं लगा लेती, जिससे तुम्हें घर छोड़कर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारी कमाई का जरिया भी बन जाएगा। मैं तुम्हें एक नमक का पैकेट देता हूँ। ये एक जादुई नमक है। तुम अपने खाने में इसी पैकेट से नमक डालना, फिर देखना तुम्हारा सारा खाना हाथों हाथ बिक जाएगा और तुम्हें कभी पैसे की कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये कहते हुए बूढ़ा तोता टुनटुनी चिड़िया को एक नमक का पैकेट देता है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया काका, आपने तो मेरी समस्या हल कर दी। अब मैं घर पर रहकर ही सब काम कर लिया करूँगी और मुझे अपनी बच्ची को छोड़कर कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम बहुत ही अच्छे दिल की चिड़िया हो। तुम्हारे मन में लोगों के लिए दया भाव है और तुम लोगों की मदद करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई नमक दे रहा हूँ। ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। और हाँ, ये याद रखना, ये पैकेट कभी भी खाली नहीं होगा। बस तुम इसे संभाल कर रख देना और हमेशा खाने में नमक इसी में से डालना। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ये कहते हुए वो बूढ़ा तोता वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी अगले ही दिन भगवान का नाम लेकर खाना बनाने का काम शुरू करती है। पहले दिन वो दाल चावल ही बनाती है और उसमें वही जादुई नमक डालती है। पहले ही दिन कुछ पक्षी टुनटुनी से दाल चावल खरीद कर खाते हैं, तो उसके दाल चावल के स्वाद से वो पक्षी बहुत खुश होते हैं। वाह बहन, क्या बात है। ये दाल चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हम भी रोज घर में दाल चावल बनाते हैं, परंतु ऐसा स्वाद तो कभी भी नहीं आया। हाँ भाई, ऐसे दाल चावल ना सुंदरी की माँ जो है ना 100 साल लगा कर भी नहीं बना पाएगी। बता रहा हूँ, स्वाद आ गया भाई, सच में वाह। टुनटुनी के बनाए दाल चावल धीरे धीरे पूरे जंगल में मशहूर हो जाते हैं। पूरे गांव भर में उसके दाल चावल की तारीफ होने लगती है। उस जादुई नमक के स्वाद ने अपना जादू चला दिया और टुनटुनी चिड़िया के बनाए दाल चावल गांव भर में मशहूर हो गए। अब टुनटुनी जितना भी खाना बनाती वो हाथों हाथ बिक जाता। टुनटुनी की अच्छी खासी कमाई होने लगी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारे बनाए दाल चावल पूरे गांव भर में सबको पसंद आ रहे हैं और रोजाना ग्राहक बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्यों न मैं अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर को रख लूँ और हम दाल चावल के साथ साथ सब्जी और रोटी भी बनाकर बेचेंगे, जिससे हमारी कमाई और बढ़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी। तुम इतने मन से और साफ सफाई से खाना बनाती हो तो खाने में तो स्वाद आएगा ही। तुम इसी तरह मेहनत करती रहो, भगवान तुम्हें सफलता देंगे। कुछ दिन बाद कालू कौवा घर वापस लौटा। वो अपनी माँ और भाभी से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो माँ और भाभी, मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। अगर भाभी तुम्हारे पास कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए, मैं आपके काम में हाथ बटा दूंगा। टुनटुनी चिड़िया बहुत सोचकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दे देती हूँ। तुम आज से ही मेरे ढाबे पर काम कर सकते हो। अब कालू कौवा कुछ दिन तक टुनटुनी चिड़िया के साथ अच्छे से काम करता है और उसे टुनटुनी चिड़िया के जादुई नमक का पता चल जाता है और वो सोचने लगता है, अगर मैं इनका जादुई नमक का पैकेट चुरा लूं, तो मैं भी इससे अच्छा खाना बनाऊंगा। उसमें वैसा ही स्वाद आएगा जैसा कि टुनटुनी के खाने में आता है। बस फिर क्या था, कालू कौवा लालच में आकर टुनटुनी के जादुई नमक में से थोड़ा सा नमक चुरा लेता है। टुनटुनी की बेटी ये सब देख लेती है। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा टुनटुनी के चुराए हुए नमक से खाना बनाकर अपना ठेला लगाता है और सभी पक्षियों से कहता है, आइए आइए और कालू के ठेले पर आकर स्वादिष्ट खाना खाइए। कुछ पक्षी कालू के ठेले पर खाना खाने आते भी हैं, पर जैसे ही वो पक्षी खाना मुंह में डालते हैं उसे थूकने लगते हैं।
थू 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 है। इतना बेस्वाद और गंदा खाना, इसमें तुमने मसाले डाले हैं या जहर डाला है भाई? है थू 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 थू। हमारे सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं। ये खाना तो कोई जानवर भी नहीं खाएगा। लाओ हमारे पैसे वापस करो। सभी पक्षी कालू को भला बुरा कहने लगते हैं और अपने पैसे वापस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो बहुत दुखी होता है कि उसने तो पैसे उधार लेकर बहुत सारा खाना बना लिया था, परंतु सारा खाना बर्बाद हो गया, जिससे उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगले दिन कालू रोते हुए टुनटुनी से माफी मांगने जाता है। उसे समझ में आ गया था कि एक भली चिड़िया के साथ बुरा करने और चोरी करने का अंजाम उसे मिल गया है। कालू कौवे को अपनी गलती समझ आ जाती है और उसके बाद से वो ईमानदारी के साथ टुनटुनी चिड़िया के यहाँ काम करने लगता